ओके सो गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ? जी सर। चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे आज को डाउट क्लास होगा जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तो ये 30 नंबर होगा, तो इसी सीरियल में चलेगा। अभी 29 तक मैंने अपलोड कर रखा है डाउट क्लास 29, तो ये 29 डाउट क्लास नंबर 30 होगा। तो जिनको रिकॉर्डिंग देखना है उनके लिए। सर एक जो मैंने आपसे पूछा था 7th क्वेश्चन, एक बार वो देखना। हाँ, 1 बाय 1 भेजो, मैं देखता हूँ। तो अभी कहाँ से स्टार्ट करें? तो एक काम करो, या तो ग्रुप में ही भेज दो। जैसे तो यूएमबीयू पे पहुंच गया सीतारमन। अभी यूएमबीयू हमने तो पढ़ाया भी नहीं है, सो स्टिल वी कैन ट्राई। अब देखो एक एक करके होगा, बहुत सारे लोगों ने डाउट भेजे हैं, तो एक जरूरी नहीं एक दिन में ही सबका हो जाएगा। तो मैं 1 बाय 1 ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो एक काम करो, या तो ग्रुप में पोस्ट करो, मैं ग्रुप में 1 बाय 1 करता हूँ। जिनके भी डाउट्स हैं आप ग्रुप में भेज दो। जो मुझे भेजेगा पर्सनली आप लोगों ने, तो वो ग्रुप में भेज दो, ताकि मैं ग्रुप से ही देख देख कर लूँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के डाउट आए ना, 50-60 लोगों के डाउट आएंगे, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन किसका डाउट है। तो जी जी सर वो सीडीएफ वाला तो बाकी समझ में आ गया। जो सीडीएफ वाला क्वेश्चन था उसमें बस ये एक बात बता दो कि जब हम 1/2 से 2 रेंज ले रहे हैं, तो उसमें तो जो y = 1/x वाला जो फंक्शन है वो तो आ ही नहीं रहा है ना, तो उसको हम क्यों बनाएंगे? आ तो है। तो पता है सीडीएफ की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो -∞ से वहां तक जाता है। तो जब तुम 1/2 से 2 के बीच मान लो तुमने अगर लिया y की वैल्यू 1, तो y अगर 1 है तो उसके सीडीएफ में y की कौन कौन सी वैल्यू कंसीडर होगी, है ना? हाँ, तो तुम कह रहे हो कि कंसीडर हो ही नहीं रहा। देखो अगर तुम ये लिख रहे हो इसका क्या मतलब है? तो तुम बताओ, जो हाफ से नीचे वाला वैल्यू उसमें आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों इंक्लूड हो जाएगा उसमें। एक्चुअली ये हो रहा है कि मैं सॉल्व कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन हालांकि वो था। तो कल जो मैं अप्रोच लगा रहा था उसमें एक थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो उसको मैंने करेक्ट करके तुम्हें रात को भेज दिया था मैंने, है ना? कि सो ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो इसमें ये था कि लाइक पीडीएफ वाले अप्रोच जो लगाते थे हम उसमें रेंज चेक करते थे, कॉमन वाले को ऐड करते थे, वो नहीं करना है नहीं, उसमें तब होता था ये जब सेम इमेज बन रहा हो ना, y का इमेज सेम दे रहा हो, उसके लिए ना। तो यहाँ तो अलग है ना, एक में y तुम्हारा 2 से ज्यादा है ना? एक में आई थिंक 2 से कम है, 0 से 2 में होगा, और एक में 0 से हाफ में होगा, यही ना? तो उससे भी कर सकते हैं, जो कहना चाह रहे हो उससे भी मुझे लगता है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फंक्शन दो पार्ट में है। जैसे वहां x² वाले में जो हम करते थे, तुम कह रहे हो ना, जैसे मान लो -3 से 2 टाइप का है, या -2 से 3 टाइप का था, तो -2 से 2 में अलग करते थे, 2 से 3 में अलग करते थे ट्रांसफॉर्मेशन। तो वैसे ये ठीक है, मतलब ये इस क्वेश्चन में ये अप्रोच ठीक है। सो देख ले, एक बार मैं सॉल्व, मैं अभी एक एक क्वेश्चन सबका जितनों ने भेजा है, मैं पहले एक एक क्वेश्चन सबका लूंगा, फिर दोबारा फिर आएंगे, ताकि किसी को ऐसा नहीं लगा कि मेरा डाउट छूट गया। क्योंकि 1 घंटे की अभी क्लास है, हर रोज 1 घंटे होगी। तो मान लो तुम्हारा डाउट छूट गया, तो अगले क्लास में फिर भेज देना, वही सॉल्व तो होना ही है। पूरे साल ये चलेगा, अभी तो 6 महीने टाइम, 5 महीने है ना, तो चलता रहेगा। तो कभी ना कभी तो बारी आ जाएगी आपके सारे क्वेश्चन की। ये है। चलो देखो, पहले इसका एक क्वेश्चन कल जो हम कर रहे थे वो देख लेते हैं। सो y बराबर इसका था x है और 1/x है। x कब है? जब x मोर देन इक्वल टू 2 है, और 1/x कब है? जब x लेस देन 2। यही था ना? ओके। और x का डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, एक्सपोनेंशियल कितना था? 1। x क्या था? एक्सपोनेंशियल 1। ओके, देख लो अब। तो x का सपोर्ट क्या है? मोर देन इक्वल टू 0 है, ठीक। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी में, तो अगर आपको याद हो, अगर मेरे पास सैंपल स्पेस के पास, हाँ क्वेश्चन में y लेस देन इक्वल टू 2 था उस यहाँ पे y लेस देन 2 पे x है और y ग्रेटर देन 2 पे 1/x है। अच्छा, ये हाँ सर। ओके। तो
ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है कि x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो क्वेश्चन है y का CDF क्या होगा। सो व्हाट इज द CDF ऑफ y, क्वेश्चन ये है कि इस y का CDF क्या है। x का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 1, तो देख लो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जैसे E1 E2 सैंपल स्पेस का पार्टीशन है, ये सैंपल स्पेस है, सो इट हैज पार्टीशन E1 E2। अब आप एक सेट A ले लो, जैसे ये मैं बना रहा हूँ सर्कल, ये A है, तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर आप लोगों को याद हो कि कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी प्रूव होता था, तो एक्चुअली जैसे तुम लोग ये जानते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2। लेकिन अगर तुमको इसके पीछे की स्टोरी पता हो, ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूं तुम्हें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इसका फॉर्मूला क्या होगा, A गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। सो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो इस केस में होता है, दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, दोनों डिसजॉइंट पोर्शन है, क्योंकि E1 E2 पार्टीशन बना रहा है, ये E1 है और ये वाला E2 है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब है कि E1 इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन E1, जैसे तुम्हें लिखना है। सो A की प्रोबेबिलिटी अंडर E मतलब विथ E1 इंटरसेक्शन विथ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन विथ E2, और इन दोनों को मिलाओगे तो आप देखोगे ये पूरा पोर्शन आ गया एक्चुअली। तो ये यूज करेंगे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में, ये वाला चीज मैं यूज करता हूँ, है वही चीज, ये भी करेंगे तो बात वही आएगी। तो कल डिवाइड नहीं किया था मैंने, है ना, बस वो देखना था। सो देख लो अब इसको अप्लाई करके। सो इसमें क्या है कि व्हाट इज CDF ऑफ y, क्वेश्चन इज x का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है, तो x का जो CDF है एक्चुअली 1 माइनस e की पावर माइनस x है, जब x मोर देन 0, ये x का CDF है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज CDF ऑफ y, y इज दिस, y इज x when x less than equal to, y is 1 by x when x is more than 2। अब y का CDF क्या है, ये वाला लगा लो। तो मैं y के CDF से स्टार्ट करता हूं। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। अब देखो यहाँ पे पार्टीशन है, दिस इज E1 दिस इज E2 x पे, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से। सो अब क्या कर रहा हूं मैं, पार्टी इसको मैं लिख रहा हूं इस फॉर्मूले पे, ऊपर वाले फॉर्मूले पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है। तो क्या हुआ, a इंटरसेक्शन E1 प्लस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x मोर देन 2, ये हो गया। सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a इवेंट है मेरा। सो a इवेंट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन E2। अब आगे इसको कंटिन्यू कर लो। सो अगर इसको अभी आप कंटिन्यू करोगे सो क्या होगा, देख लो अब। सो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन लेना, जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो उस केस में जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो उस केस में क्या हो रहा है, y की वैल्यू कितनी है, x ही है। तो जब x इंटरसेक्शन लेना ना, मुझे कॉमन लेना है, तो इस केस में हमारा x है, यहाँ आ जाएगा x। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका x लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे x मोर देन 2 है, तुम्हें कॉमन देखना है, तो x मोर देन 2 है, जब x मोर देन 2 है तो y की जगह 1 by x रखोगे, ये जो कैपिटल Y है, हाँ 1 by x लेस देन इक्वल टू y, ये एक इवेंट हो गया। इसका इंटरसेक्शन x मोर देन 2 के साथ, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे दो केस होगा। देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास जो सपोर्ट है ना, जो y का सपोर्ट है, एक्चुअली y का सपोर्ट देखो क्या है। सो जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो उस केस में y तो x ही है, तो मतलब ये भी हो गया लेस देन इक्वल टू 2। और जब x मोर देन 2 है, तो y उस केस में 1 by x है, तो 1 by x करोगे लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 by 2 आ जाएगी। तो इन ऑल सपोर्ट देख लो क्या है y का, y लेस देन इक्वल टू होगा या y लेस देन हाफ होगा। तो अगर y लेस देन हाफ है तो इन दोनों में ऐड होगा। एक्चुअली जब हाफ और 2 के बीच है तो ये ऐड तो होगा ही, कहने का मतलब, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 2 के बाद एक्चुअली क्या हो जाएगा, इसमें
मतलब हाफ टू है ना, तो हाफ के बाद इसमें पूरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझो, इसको दो पार्ट में मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, जब y हाफ से कम है और जब y हाफ से 2 के बीच है, ठीक है ना। तो इसमें दो केस में बना देता हूँ यहाँ पे। सो एक केस में जब y की वैल्यू, तो मतलब तुम्हें क्या देख रहे हो, टोटल तुम ये देख रहे हो कि y की वैल्यू 2 से कम है या हाफ से कम है, ये सपोर्ट है इसका। तो इसका यूनियन लोगे तो मतलब सपोर्ट एक्चुअली y का 0 से 2 है। एक्चुअली जो y का सपोर्ट है वो 0 से 2 है, क्योंकि x तो पॉजिटिव है, तो y का सपोर्ट ऐसे 0 से 2 में है यहाँ पे, ये समझ लो। तो y का सपोर्ट 0 से 2 में है, लेकिन यहाँ पे 1/2 का भी बीच में प्रॉब्लम है। तो ऐसे देखो जरा सो अगर मैं पहले केस के लिए सॉल्व करूं इसी चीज को, ध्यान से देखो इसको। सो एक लाइन और लिख देता हूं, फिर मैं अगले पेज पे लिखूंगा। तो यहां से आएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू y, ठीक है, रहने दो, इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी यहां हो जाएगा x कितना आ जाएगा, मोर देन इक्वल टू 1/y इंटरसेक्शन x मोर देन 2। ऐसे कॉन्टिन्यूअस है x, तो इक्वलिटी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक ओके है, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम, जो मैंने कैलकुलेशन किए हैं। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा 2 केसेस में, जब मेरा y हाफ से कम है और जब y हाफ से 2 के बीच है, ठीक है ना। सो हाँ आगे देखो। सो एक केस जब है मेरा y की वैल्यू 0 से हाफ में है, तो क्या हो रहा है जरा देखो। अगर y की वैल्यू 0 से हाफ में है, सो मैं फाइंड कर रहा हूं CDF ऑफ y, ठीक, मैं क्या फाइंड कर रहा हूं CDF ऑफ y। सो ये सेम चीजें लिखूंगा मैं, ध्यान से देखो। सो अब तुम ध्यान दो, यहाँ सेम चीजें लिखूंगा। तो y तुम्हारा क्या है, 0 से हाफ के बीच है, तो जैसे तुम्हें समझना है कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेना। तो 0 से हाफ मतलब मान लो 1/4, ठीक, हाफ ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर 1/4 भी है तो x लेस देन इक्वल टू 1/4 और x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा सर, ये x लेस देन y वाला टर्म है ना। हाँ, क्योंकि y तो 0 से हाफ के बीच है, ये 2 है, तो जब आप इंटरसेक्शन लोगे, व्हेन यू टेक इंटरसेक्शन, सो 2 यहाँ है, 1/y यहाँ है, सॉरी y यहाँ है, सो x इज लेस देन 2, x इज लेस देन y, तो कॉमन पोर्शन क्या आएगा, x लेस देन y वाला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो आगे। सो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू y प्लस, अब देखो यहाँ ध्यान से, जब मेरा y मैंने भी फिक्स क्या किया हुआ है, 0 से हाफ के बीच है, तो 1/y क्या हो जाएगा, अगर y 0 से हाफ में है तो 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 2 लेस देन इंफिनिटी। अच्छा अब ध्यान देखो, तुम ध्यान से देखो, जो 1/y है उसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है, मान लो 3 है फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम कि 1/y इज 3, तो x मोर देन इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन x मोर देन 2, इंटरसेक्शन क्या होगा, नहीं एक मिनट, अच्छा सॉरी मैं देख लेता हूं पहले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो y की वैल्यू ना ये 2 है, अच्छा हाँ मोर देन है, ठीक है तुम सही कह रहे हो। हाँ सो मोर देन, यहाँ लेस देन का केस था, यहाँ लेस देन था ना, इधर वाला आया, यहाँ मोर देन है कि x इससे ज्यादा है और इससे ज्यादा है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, क्योंकि 1/y तो 2 से ज्यादा है, तो इंटरसेक्शन लेना है मुझे, इंटरसेक्शन 1/y वाला आएगा, तो मतलब ठीक है। तो यहाँ आ गया प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1/y, चेक कर लो। तो ये वाली टर्म रिड्यूस हो गई इसमें, कब, जब y मेरा 0 से हाफ में है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये मेरा आ गया CDF ऑफ x एट y, और ये आ गया 1 माइनस CDF ऑफ x एट 1/y, फाइन। और x का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि x में क्या है ना, एक्सपोनेंशियल 1 है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल 1 में चेक करोगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस y, और ये e की पावर माइनस 1/y, तो ये मेरा एक टर्म आ गया fy ऑफ y, कब, जब y की वैल्यू 0 से हाफ में है, ये एक निकल के आ गया। दूसरा केस ये है, पहला केस था, नाउ द अदर केस इज व्हेन y इज मोर देन हाफ या मोर देन इक्वल टू हाफ लेस देन 2, क्योंकि y की वैल्यू 0 से 2 में ही होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी। अगर 2 से ज्यादा है तो वो CDF उस पे 1 आ जाएगी ना, CDF है ना, PDF 0 हो जाएगा अदरवाइज में CDF। ओके, नाउ यू सी अगेन उस टर्म को मैं कंसीडर करूंगा। तो अब ध्यान दो, अब क्या हो रहा है, तुम्हारा y हाफ और 2 के बीच है, तो फॉर एग्जांपल 1 है, ओके अभी के लिए अज्यूम करो 1 है। तो अगर मेरा y 1 है, देखो ध्यान से y 1 है मेरा,
तो x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 2, इंटरसेक्शन क्या आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? y मेरा हाफ टू 2 के बीच है, मैंने कहा 1 मान लो। हाँ, तो ये y वाला टर्म आएगा, मतलब सो यहां भी प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y वाला टर्म ही आएगा, प्लस अब यहां मेरा y क्या है? मैंने दूसरे केस में कहा कि मेरा y हाफ और 2 के बीच है, तो 1/y क्या हो जाएगा? बोलो। 2 से बड़ा। नहीं, ध्यान से देखो, 2 से बड़ा कैसे हो जाएगा? अच्छा, इसी को मैं लिख देता हूं, रेसिप्रोकल किया ना, तुमने इनइक्वालिटी ले लिया, तो भी यही रहेगा, चेक कर लो। हाँ सर यही रहेगा ना, क्योंकि हाफ से 2 है तो उल्टा ही होएगा। रेसिप्रोकल किया, इनइक्वालिटी चेंज, तो 1/2 2 हो गई, रेसिप्रोकल कर दिया, तब भी हाफ से 2 के बीच में ही रहेगा। मतलब अगर y तुम्हारा हाफ से 2 के बीच में है तो 1/y भी हाफ से 2 के बीच में ही होगा। तुम एग्जांपल लेके देख लो, 1 लिया जैसे मैंने, सो 1 का रेसिप्रोकल 1, ऐसा है। तुम बीच में और कोई नंबर ले लो, 3/2 ले लो, उसका रेसिप्रोकल लो 2/3, ये भी हाफ से 1 के बीच ही आया होगा। एनीवे, तो वह है ना, y अगर हाफ से 2 में है, सॉरी हाफ से 2 में है, तो आपका 1/y भी हाफ से 2 के बीच ही होगा। तो फिर से मैं कह रहा हूं 1/y मान लो बीच में 1 है फॉर एग्जांपल। सो नाउ एक मिनट, सो अब अज्यूम करो y 1/y है ना यहाँ पे, सो 1/y हाफ और 2 के बीच है, मान लो 1 है सपोज, अगेन 1/y इज 1, तो x इज मोर देन इक्वल टू 1, x इज मोर देन इक्वल टू 2, इंटरसेक्शन क्या आएगा? x मोर देन इक्वल टू 1, x मोर देन इक्वल टू 2 या मोर देन 2, इंटरसेक्शन क्या होगा? x more than 2। यस, सो ये डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्रिएट हुआ रेंज में। आप ध्यान दो, जब मेरा y 0 से हाफ में था तो यहाँ पे ये वाला टर्म आया था, अभी ये रेंज लेने पे ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पे अब आया x मोर देन इक्वल टू 2, ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब बाकी सेम प्रोसीजर है। अच्छा एक मिनट, तो मुझे x लिखना था यहाँ पे, है ना? ठीक है भाई आदित्य, तुम्हारा डाउट था ना, क्लियर है? यही प्रॉब्लम था तुम्हें तो? हाँ सर। हाँ। और ये मोर देन इक्वल टू है, तो 1 माइनस CDF एट 2, तो यहां से आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस y प्लस e की पावर माइनस 2, ठीक? ये आएगा 1 माइनस CDF e की पावर माइनस 2, हो गया? यही तो आंसर है। तो ये कब है? दिस इज द CDF ऑफ y एट y बिटवीन हाफ एंड 2। सो ठीक, इसको अगर मैं ठीक से लिख दूं, तो अगर मैं ठीक से लिखूं जैसे CDF का स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का, तो स्टैंडर्ड वे ऑफ CDF इज 0 व्हेन y इज लेस देन 0, फिर ये आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस y प्लस e की पावर माइनस 1/y व्हेन y मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन हाफ, एंड ये आया, सो ये है 1 माइनस e की पावर माइनस y प्लस e की पावर माइनस 2। हाँ ठीक है ना? सो y मोर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन 1, नहीं लेस देन 2, और 1 हो जाएगा व्हेन y मोर देन इक्वल टू 2। तो ये स्टैंडर्ड वे हो गया CDF ऑफ y लिखने का। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। किसी को डाउट है तो बता सकते हो। तो ये हो गया। ओके नेक्स्ट, सो ग्रुप में मैं आता हूँ, ग्रुप में देखता हूँ। सो 1 by 1 शुरू में किसने भेजा है? चलो आदित्य का तो हो गया, तुम्हारा एक हो गया, तुम्हारा बाद में बारी आएगी। सो अभी देखते हैं एकता ने जो भेजा है, उन एक एक क्वेश्चन अभी सबका सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड राउंड में एक एक क्वेश्चन आपका बारी आएगा। तो सो एकता ने जो भेजा देख लेते हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि ये कह रही एक्सएन बी ए सीक्वेंस ऑफ IID, सो xn n फ्रॉम 1 to infinity सीक्वेंस है ना, सो दे आर IID नॉर्मल 0 1। तो पूछ रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी समेशन xi की पावर 4 i फ्रॉम 1 to n माइनस 3n अपॉन रूट अंडर 32n इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 6। तो क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग रहा होगा किस कॉन्सेप्ट पे है। सच्चाई स्क्वायर बनाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है? लिमिट का 3 तरह का हमने पढ़ा है, मतलब मेनली 2 तरह का इस एग्जाम में। हाँ,
CLT है ना, तो ये CLT के है। लिमिट वाला क्वेश्चन या तो अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, या CLT हो सकता है, या कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तीन कॉन्सेप्ट है, या तो अप्रोक्सीमेशन होगा, या सेंट्रल लिमिट थ्योरम होगा, या कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी मतलब वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर हो सकता है। सो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे है। ओके हाँ, तो तुम्हें xi की पावर 4 के बारे में सोचना है ना, तो मुझे ये बताओ किनका डाउट है ये, एकता का। सो डू यू नो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन x की पावर 4 इन केस ऑफ नॉर्मल? एकता है? ज्वाइन नहीं की, बस डाउट पूछ लिया। एनीवे कोई और बताओ। हाँ ठीक है ना, हाँ हमने वो देखा था। सो लाइक नॉर्मल 0 1 है, सिग्मा तो 1 है यहाँ पे। सो 1 into 3 तो मतलब ये 3 आ गया, तो ये एक xi का है, तो समेशन xi4 का मीन कितना होगा? 3n। इट्स फाइन। तो ये कुछ ऐसा हो गया, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी जो भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल t माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ t, इसका नाम है t रख दिया, तो डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना पड़ेगा? z बनाने के लिए, तो मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए z बनाने के लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ t, राइट। तो उसके लिए मैं वेरिएंस ऑफ xi की पावर 4 निकाल लेता हूं, ठीक है। पहले x की पावर 4 बोल दो, तो वेरिएंस ऑफ xi की पावर 4 चाहिए मुझे ना, तब तो समेशन का बाद में कर लेंगे, पहले एक का कर लेते हैं। सो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं? हाँ यस यस, सो ये हो गया एक्सपेक्टेशन xi की पावर 8 माइनस एक्सपेक्टेशन xi की पावर 4 का स्क्वायर, राइट। और फिर से इसका फॉर्मूला पता है मुझे कि इवन पावर है तो 1 into 3 into 5 into 7, इसका आंसर ये होता है नॉर्मल 0 1 में। ऑड पावर पे 0 मीन, अगर पावर ऑड होता है xi का तो मीन 0 होता। इवन पावर है तो 1 3 5 7, जहां पावर है उससे एक कम तक जाओ, तो 8 है 7 तक जाओ, माइनस ये अभी निकाला हमने 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया भाई? 105। तो सब 105 माइनस 9 96, तो ये एक xi का वेरिएंस 96 आया, तो एक xi का वेरिएंस 96 है। सो समेशन xi का वेरिएंस कितना हो जाएगा? i80 है, तो जस्ट सम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इस t का वेरिएंस कितना हो जाएगा, मैं पूछ रहा हूं, वेरिएंस ऑफ t कितना हो जाएगा? जैसे यहां से मैंने मीन ऑफ t लिख दिया 3n, वेरिएंस ऑफ t 96n, राइट। ये आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप लोग रेगुलर नहीं होंगे। देखिए x अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा, इसकी पावर अगर ऑड नंबर है 2n माइनस 1, तो ये 0 आएगी। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा, इसकी पावर इवन है, ठीक। तो ये होगी 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, जो पावर है उससे एक कम तक, ठीक है। तो ये तो जनरल हो गया। अब तुम्हारा म्यू और सिग्मा स्क्वायर अगर 0 1 हो जाए, इसी फॉर्मूले को रीराइट करो आप कि आपका x अब नॉर्मल 0 1 है, तो क्या होगा? e ऑफ x की पावर 2n माइनस 1 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, e ऑफ x की पावर 2n, तो 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 फॉर ऑल, ठीक है जी। तो ये मैंने यूज किया यहाँ पे, पावर 4 है तो 1 3, यहाँ पावर 8 है तो 1 3 5 7 प्रोडक्ट, तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ t 96n, एक्सपेक्टेशन t दिस, तो यहाँ 32n दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना मुझे, तो रूट अंडर वेरिएंस, तो मुझे समहाउ इसको क्या बनाना पड़ेगा? 96, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको 96n लिख देते हैं। अब देखते हैं कितना एक्स्ट्रा लिखा मैंने, तो 32 से 96, हाँ कितना? √3 एक्स्ट्रा लिखा ना आपने? Yes. तो वहां पे मैनेज कर लेंगे, मतलब यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी कर देते हैं, है ना। तुम ये सोच सकते हो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया, तो ये आपका हो गया कैपिटल Z। सो अब आपके पास क्या आ गया? सो नाउ यू हैव लिमिट हटा दो, सीधा ये लिख लो कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? √2।
सो आंसर इज 5/√2। चेक कीजिए ऑप्शन होगा ये, ठीक है ना? हाँ बी ऑप्शन है, फाइन। चलो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आदित्य का हो गया अभी, सीतारमन। अभी यूएमबीवी पे आते हैं, यूएमबीवी अभी बहुत आगे कॉन्सेप्ट है। सो इनका नेहा का कुछ डाउट से देख लेते हैं। मैं भी ट्राई करता हूँ यूएमबीवी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सो इन्होंने जो पूछे हैं पहला क्वेश्चन, हाँ यस सीतारमन। If you cannot solve it now, no problem, sir. I have another attempt. That's why I asked you. Okay, so तो it's no problem, like so in geometric, okay, so you have to find the distribution for which, है ना? So like what is the method to find UMVV? The one method is Cramer or lower bound, the other method is uniformly, other method is Rao-Blackwell theorem या Lemon-Seffy theorem, है ना? So one more theorem is there, unbiased estimator of 0 and this. So you can try this way. Okay, let me try. So this thing we'll see because it may take time. अभी ये जो टेस्ट के डाउट्स हैं यहाँ के वो देख लेते हैं. So the question is x1, x2, x3, x4 are independent random variables. So okay, so ninth question I'm solving जो नेहा ने भेजे हुए हैं. So ये है कि x1, x2, x3, x4 are independent. So okay, so what is the covariance between xi and xj here? क्या लिख सकता हूँ मैं? सर 0 0 for all I different than j, right? And covariance between xi and xi will be सर वेरिएंस ऑफ x Variance of x. right, variance of xi. So ये use करेंगे. तो जो ninth question है, so they are asking you, there are 4 options actually. So first option में they are asking you which of the following pairs of random variables are independent. So like the first is x1 comma x1 plus x2. So x1 plus x2 comma x2 plus x3. So if you take the covariance between them, what will you get? सर वेरिएंस ऑफ x Variance of x2. So like if I find covariance between x1 plus x2 comma x2 plus x3, so this will be like covariance between x1 x2 plus covariance between x1 x3 plus covariance between x2 x2 and plus covariance between x2 x3 pairwise, one terms from each. Okay, so covariance between x2 x3. Now since you know already, so this is 0, this is 0, this is 0, this is non-zero. So this is variance of x2 and variance of x2 is non-zero, positive EMI. Okay, it is not always 0, it is 0 only case of degenerate random variable. But they are asking हाँ, तो यहाँ पे necessarily true बोल रहा है, तो it may not be degenerate. Okay, so this quantity is not necessarily 0 and that's why it will implies not independent. Why? So you know the theorem. यहाँ देखो, theorem is कि independent implies covariance 0, right? So what is the contrapositive statement of this theorem? Contrapositive statement of this theorem. अगर covariance 0 है तो जरूरी नहीं वो independent है. नहीं, वो तो आप जो बता रहे हो कन्वर्स है. हां This is a converse statement. I'm asking contrapositive statement. So converse is opposite actually. Contrapositive means the meaning of this statement and the meaning of contrapositive are same. They imply the same thing or they convey the same thing actually. In different way you write, but they convey the same thing. So like it is saying independent implies covariance 0. So what is the contrapositive statement of this theorem? तो जरा try करो. Non-zero independent. Yes. So covariance is non-zero implies not independent. So both statements are true. Okay. So independent imply covariance 0. If covariance is non-zero, then not independent. Both theorem are same. If you write contrapositive of second theorem, so you will get the first one. Contrapositive of first, you will get second one. So both are equivalent statement. Both have the same meaning. Okay. You can relate like
differentiable function is continuous, the contrapositive is not continuous implies not differentiable. Okay, so that's why I'm using that statement कि if covariance is non-zero it will guarantee not independence. So the first statement is not independent. In the similar way you check the other option, you will get the answer. Okay. सर इसमें बेसिकली इसी तरीका ये है ना कि अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो फिर जीरो ही हो जाएगा। यस यस, यहाँ पे एक्चुअली आप ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों कॉमन आ रहा है तो इसीलिए डिपेंड कर जाएगा एक्चुअली। यस, ये सर लास्ट टेस्ट का ही बोल रहा हूं। हाँ वो टेस्ट के डाउट चल रहे हैं एक्चुअली। यस, तो मतलब ऐसे वाले तो ऐसे ही देख लो, डिस्टिंक्ट जहाँ पे है वो इजीली हो जाएगा। 3 ऑप्शन है x1 + x2, x3, तो इनका कोवेरिएंस 0 हो जाएगा एक्चुअली। मतलब बाकी में नॉन जीरो आएगा तो ये करेक्ट ऑप्शन अभी के लिए हिसाब से हो जाएगा। अदरवाइज कोवेरिएंस 0 है ना, मे नॉट इंप्लाई इंडिपेंडेंस, बट एक जो बोल रहे हैं कौन सा हो सकता है ना। अच्छा इंडिपेंडेंट होगा ही ना, क्योंकि वो दे रखा है कि सो ये थ्योरम ही है कि लाइक इफ x and y are independent, function of x and function of y are independent also. So using that statement, x1, x2, x3 are mutually independent. So x1 + x2 will also be independent of x3 directly. कोवेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं है। कोवेरिएंस क्यों निकाल रहा हूं मैं? To prove not independent. Okay, so इनका एक हो गया। फिर नेक्स्ट दूसरे पर्सन का देखते हैं डाउट। 1 by 1 हर्षिता ने पूछा है, ये ट्राई कर लेते हैं। सो So 44 क्वेश्चन है कि xn be a sequence of IID random variable. So xn n from 1 to infinity is IID with PMF. Probability x1 is 0. This probability is 1 by 4 and probability x1 is 1. x1 is 1. आप उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। So when x1 is 1, this will be 3 by 4. ठीक? So ये चीज है। So मतलब x1 has 2 support, 0 और 1. xi has 2 value in the support, है ना? ये discrete random variable एक्चुअली, क्योंकि इसका support क्या है? Finite set है। तो this is discrete random variable. अब पूछ क्या रहा है आपसे कि un जो है that is 1 by n summation xi and vn जो है 1 by n summation 1 minus xi whole square। ठीक, तो पहले तो ये बताओ मुझे, let me rename. So I consider yn r IID या don't say IID, let yn I define is equal to 1 minus xn। ठीक, अभी मैं ऐसा लिखता हूं। So what is distribution of yn? और if I ask you y1 is equal to 0, इसका फॉर्मूला क्या होगा? और y1 is equal to 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर बस उल्टा ही हो जाएगा, तो वो 3/4 ले लेगा और वो 1/4 ले लेगा। ठीक है ना? So you are getting, because x1 का सपोर्ट जो है 0 1 है, तो y1 का सपोर्ट क्या होगा? 1 minus 0 means 1 and 1 minus 1 0। देखिए सपोज सपोर्ट सेम सपोर्ट, तो एक y1 बराबर 0 पे 3 by 4 और y1 बराबर 1 पे 1 by 4 आ जाएगा। So this is the PMF of y, this is PMF of x. Now तो मैं क्यों रीनेम किया हूं? Because I can write it yi square. So मैं इसको ऐसा लिखूंगा। So un is, इसको बोलते हैं सैंपल मीन ऑफ एक्साइज। vn क्या है? सैंपल मीन ऑफ yi, so yi स्क्वायर्स, है ना? So इसको बोलते हैं सेकेंड सैंपल मोमेंट, है ना? और ये फर्स्ट सैंपल मोमेंट है, सेकेंड सैंपल मोमेंट हो गया, सेकेंड सैंपल मीन। ठीक है, सो आपसे पूछ क्या रहा है, देख लो ऑप्शंस। सो द ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन जो है, दे आर आस्किंग यू लिमिट n tends to infinity probability mod un minus 3 by 4 less than 1 by 100, this probability is 1। तो कोई मुझे ये बताओ इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये किसी का डेफिनेशन है? किसका डेफिनेशन है? हाँ हाँ यस, किसका डेफिनेशन है?
convergence in probability. So this is saying UN will converge in probability to 3/4. Why? Definition कहता है for any epsilon more than 0. तो वो epsilon आपका 1/100 है यहाँ पे, ठीक? तो आप डेफिनेशन देखो, यू सी द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिखते हो, उस एप्सिलॉन को उसने 1/100 चूज किया, नो प्रॉब्लम. डेफिनेशन सेज फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, एनी एप्सिलॉन, सो नो प्रॉब्लम, इट्स 1/100. सो फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी मॉड, लेट्स से यहाँ पे un है ना, un माइनस कोई रैंडम वेरिएबल x है, सो दैट लेस देन एप्सिलॉन इज 1. अगर ये मोर देन एप्सिलॉन होता है 0 होता है. यहाँ पे सेम स्टेटमेंट है. ओके, अब मुझे ये बताओ, un तुम्हारा सैंपल मीन है. डू यू रिमेंबर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर? कोई बताओ मुझे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट. सर बेसिकली जो सैंपल मीन है वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करेगा पॉपुलेशन मीन पे. यस, सो ये एक्चुअली कहना चाह रहा है, सो ये x बार है, un इज नथिंग बट x बार ना, un नथिंग बट x बार, un इज x बार ओनली, सो इट इज x बार. एंड वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज x bar will converge in probability to ex. ex is the population moment, population mean. ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि 3/4 is ex1. अब चेक करो सही है गलत है. Is it true? What is the ex1? यहां से मीन निकालो. ठीक है ना? ये 0 into 1/4 plus 1 into 3/4. तो सही तो है. तो मतलब यस, x bar will converge in ex1. ex1 3/4 है, सो मींस x bar will converge to 3/4. ये स्टेटमेंट आ रहा है, मतलब ये ट्रू हो रहा है ड्यू टू वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर. तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है पहला. किसी को डाउट है तो पूछो. दिस इज ओके. यू नाउ सी द सेकेंड स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट जो है, बी ऑप्शन देखो आप, लिमिट n tends to infinity probability mod un minus 3/4 more than 1/100, this probability is 0. So what this implied? इसका क्या मीनिंग है? सर ये भी तो सेम ही चीज है. सेम ही चीज है भाई, इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया. देखो ये इवेंट है, यू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो यहाँ 1 था, कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 माइनस 1 0. सो ए एंड बी आर द सेम स्टेटमेंट. दोनों की मीनिंग वही है. यहाँ भी इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन मैं अभी बता रहा था कि मोर देन एप्सिलॉन होगा 0 हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन है 1 होगा. सो बोथ आर द सेम स्टेटमेंट रिटर्न इन 2 डिफरेंट वेज. आई मीन दे आर सेम थिंग. तो यहाँ भी मतलब वही हो गया कि un converges in probability to 3/4 और un is nothing but x bar. So both are the same thing. The answer is yes. This is also true. This is also true. Using definition of convergence in probability and weak law of large number. Okay, next. Next statement है C option. तो C option कह रहा है आपसे कि limit n tends to infinity probability, मैं इसको ठीक से थोड़ा करके लिख देता हूं, un minus 3/4 by 1/√n. ये रूट n वहां पे है, उसी को इधर बुला लिया. this less than equal to 1. this is 5/2. अब मुझे ये बताओ, ये देख के आपको क्या लग रहा है, किस कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा? सेंट्रल लिमिट थ्योरम. ठीक, तो आपको क्या चेक करना है? तो अगर आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम याद हो, un इज नथिंग बट x बार. तो आपको पता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज x बार माइनस म्यू दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर. ठीक है ना? इक्विवेलेंटली आप जो जानते होंगे शायद ऐसा जानते होंगे, दैट इज है ना, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 है. दोनों सेम चीज है.
ये सिग्मा यहाँ आ गया, मतलब यहाँ वाला सिग्मा को मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब इसी वाले सिग्मा को यहाँ कर दिया मैंने, तो ऐसा हो गया। कोई भी एक देख लो। तो अभी आपका इस फॉर्म पे है, सो आपको ये चेक करना है। एनीवे चेक कीजिए। तो एनीवे चलो अब इसका क्या करोगे, तो ये ऐसा करो ना, कोई बात नहीं, इसको वो बना लो, डिवाइड ही कर दो। इसका वेरिएंस कितना आएगा एक्स बार का, तो यहाँ से हमने देखा एक्स बार का मीन तो 3/4 ही है, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो होता है फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कितना आया, सर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी 3/4 ही आएगा ना। हाँ उसमें माइनस 9/60, यस, तो 12 माइनस 9/16 3/16 3/16 फाइन। सो 3/16 न्यूमरेटर है अपॉन n है, मतलब 3/16 n, ठीक। ये वेरिएंस है एक्स बार का। तो तुम्हें अगर या तो इसको फिट कर लो, कोई बात नहीं, तुम इसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ तुम्हें क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हें चाहिए एक्चुअली 3/16, अच्छा सॉरी रूट ना, तो हमें स्टैंडर्ड ये तक चलिए मैं रूट ऐसे कर, हाँ वेरिएंस ऑफ एक्स बार आ जाएगा √3/4 रूट n, यही ना, तो यही बना देता हूं मैं। तो इसको ऐसा करते हैं √3/4, तो कितना एक्स्ट्रा लिखा मैंने, तो जो एक्स्ट्रा लिखा वो यहां कर देते हैं √3/4। ओके, तो इससे क्या हुआ, इससे हो गया कि z लेस देन 4/√3, ठीक, किसके इक्वल आया 5 4/√3, और ये कह रहा है 5 2 है, क्या सही कह रहा है ये, नो, तो गलत है। तो सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ट्रू कब होता, जब ये लिखता 5 4/√3 होता, मतलब एक्स बार माइनस मीन अपॉन एक्स बार का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये z बन गया। मैं ये अभी यूज किया हूं है ना, ये ना यूज करके मैंने अभी ये यूज किया, ये वाला यूज किया है। तो यहाँ सिग्मा नहीं था तो मैं सिग्मा को इन्वॉल्व किया यहाँ पे, तो अब इसको z बनाया मैंने। तो मतलब ये हो गया हमारे पास कि इस क्वेश्चन का आंसर है 5 4/√3, ऑप्शन कह रहा है 5 2, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो दैट्स व्हाई सी इज रॉन्ग। डी सेम है सेंटर लिमिट थ्योरम पे। आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अब वी आई के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ जी हर्षिता, ट्राई कर पाओगे या करूँ मैं, डी ऑप्शन, यस सर हो जाएगा। हाँ वो सेंटर लिमिट थ्योरम पे ही है वी एन के लिए, तो वी एन का मीन वी एन का वेरिएंस निकालना पड़ेगा तुम्हें वहां पे। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट जिनका है साहिल ने भेजा हुआ, चलो इसको ट्राई करते हैं, एक मिनट। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। नहीं सर मैं बाहर आ गया, कुछ काम था सर। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो हाँ इसने देखो, इसका एक साहिल क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं वो नहीं आया अभी, अनिरुद्ध नहीं आया, नहीं। ओके, सो क्या कह रहा है ये, इसमें कुछ गलती लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में जो साहिल ने भेजा है ना, इसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी का कोई मुझे लगता है कोई वो है, या तो चेक कर लेता हूँ फिर भी। देखो हाँ इसमें कुछ गलत है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दो, ये गलत क्वेश्चन लग रहा है। एक्सटेंस में बढ़िया क्या ही मीनिंग है, ये कुछ गलत तो लग रहा है ना, छोड़ दो इसको। ओके, तो अब हो गया, इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं सीतारमन का। सो ये कह रहे थे यूएम भी यू ई ऑफ पी स्क्वायर इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जरा ट्राई करो। सो x1 x2 xn आर आईडी ज्योमेट्रिक पी। अभी कौन सा वाला ज्योमेट्रिक है भाई, तो कौन सा वाला कंसीडर करूं, x from 0 to ओके 0 2, so q raised to power x into p 0 2, ओके।
सो इसमें EX क्या आता है? हाँ सर सिग्मा xi कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक तक ये है मिला. ओके सिग्मा summation xi you are saying. हाँ yes yes. Okay, so T is summation xi. This is complete sufficient. Okay. So but expectation of T you will have what? Negative by now. Yes, but what is the mean of that? N 1 minus p by p. इसका क्या होगा? Q by P 0 है केस में. So Q by P मतलब n टाइम 1 minus P upon P. Okay. So 1 by P minus 1. But the question is we have to find, है ना? So the question is we have to find a function of T, है ना? We have to find a function of T that will give you P square. That is the UMBV, right? So this G, I am stuck at here. okay, UMBV of P square. So what if you find probability E of 1 by T? What is the mean of 1 by T? Can you calculate? So कोई try करो. So how to find सो कंडीशनल यूज कर लेते हैं. कंडीशनल का कोई थ्योरम था ना हमारे पास. ज्योमेट्री में कंडीशनल क्या स्टेटमेंट है? Okay, 1 minute. So this is a Lemon-Savvy theorem. If that doesn't work, you can use Rao-Blackwell theorem, या Blackwellization method. So what that says, you have to find complete sufficient. This is you have already. Now you have to search one unbiased estimator. So see. So what is the probability at x is equal to 1? First 0. Okay. What is the probability at 0? So probability at 0 is P. What is the probability at 1? Into 1 minus p. So it is Q into P means P into 1 minus P. This is P minus P square. Now you combine these two and tell me what will give you P square. Probability of x is equal to 1 minus probability of x is equal to 0. So here probability at x is equal to 1 minus probability at x is equal to 0. Is it? It will give you minus P square actually, right? So you take reverse, है ना? Yes. So probability x is equal to 0 minus probability at x is equal to 1. So this will give you P square, right? Okay, so from here we'll try to generate one unbiased estimator, and then so if you are able to find an unbiased estimator, for example delta is unbiased estimator. So this is unbiased and T is the UMU. So by so expectation of delta given T, this is your UMBUE. So this is from Rao-Blackwellization method, है ना? Rao-Blackwell theorem. So you have to construct one delta only, and then you take their find their expectation. So this will come as a function of T, and that is your UMBUE. So now the question is, what is that delta? So this delta is unbiased estimator. So probability at 1 minus probability at 0. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉम्प्लीमेंट है ना उसका. So मुझे क्या करना है? You take 1, you take 0. So what should I take here? That will give me P square. Okay, 1 minute. Delta 1 is, so you take 0 and non-zero, okay? And delta 2 you construct. 4x is equal to 1. Yes. So 1 when x is 1 and 0 when x is not 1. So if I ask you what is the expectation of delta 1 here? 1. No, it's not 1. 1 minute. What is delta 1?
expectation of delta 1? P. Yes, it is 1 into probability at x is equal to 0. Okay, so है ना probability delta 1 value into probability at delta is equal to 1. So delta is 1 if x is 0. So means this is P. What is expectation of delta 2? P into 1, P cube. Yeah, P into 1 minus P. So P minus P square. Okay, so again, now tell me in delta 1 minus delta, so this is P square. So what is that? Delta 1 minus delta. Okay, so you got one unbiased estimator. So delta 1 minus delta 2. Okay, so now you have to calculate this thing. So your delta is this one. Now you have to calculate expectation delta 1 minus delta 2 given t. This thing you have to calculate. So can you find this? Expectation of delta 1 given t minus expectation of delta 2 given t. So can you find this quantity? What is the conditional expectation in terms of geometry? अच्छा बताओ, x1 geometric है, x1 x2 both are geometric. So x1 given x1 plus x2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? Discrete uniform. तो आ जाएगा ना, वहां से आ जाएगा. So this t is summation xi, okay? So यहाँ से क्या होगा? Expectation of delta 1 given t is your like t is equal to t. Let's say this. I'm writing a small t, na? So means expectation. So expectation of delta 1 given t is equal to t. So this means delta 1 has value 1. So probability x is equal to, like let's say x1 is equal to 0 given summation xi. This is t. This, so x1 given summation xi is equal to t has distribution यूनिफॉर्म. क्या क्या होगा भाई? xi का सपोर्ट बताओ मुझे. यहाँ पे क्या होगा? कहां से स्टार्ट होगा? 1 0 से स्टार्ट हो रहा था ना, और कहां तक जाएगा? t सम आना चाहिए. So rest all are 0, then it can take up to t, right? So this is the theorem. x1 given summation xi is equal to t has discrete uniform over this set. So what is the expectation of x1 given summation xi is equal to t? इसका मीन कितना आता है भाई बताओ? 1 by t है ना. तो ये PMF आएगा. So PMF इसका जो होगा, let's say I'm saying this W, this whole thing I'm taking this W. So probability W is equal to some point, let's say small w. This is 1 by t plus 1, where t can take value 0, 1, 2 up to t. So now you find the expectation from here, this PMF. So t into t plus 1 by 2 into 1 by t plus 1, that is the t by 2. Okay. So this is the mean, you check. So expectation of W is this. How do you find expectation in case of discrete? Summation xi pi. So 0 into 1 plus 1 by t, 1 into 1 plus 1 by t, sorry, 1 into 1 upon 1 plus t and so on. So you will add 1 to t, that is t into t plus 1 upon 2 into this, so answer is t by 2. So here this thing you will have t by 2. This is capital T by 2, you can write here. Similarly, what is this is what? This is this thing, okay? Oh, 1 minute. मुझे क्या करना था? Expectation नहीं चाहिए था, मुझे probability चाहिए था. 1 minute. So I need this thing ना? So मुझे ये चाहिए actually. तो x1 बराबर 0 पे कितनी probability है? मैं वही वहाँ लिख दिया ना मैंने. हाँ. So what is probability at W is equal to 0? 1 by t plus 1. Yeah. So this is 1 by t plus 1 actually. And this thing, है ना? This I'm finding. So 1 by t plus 1 it is. Again, what is the expectation of second quantity is what? Second is this na? So x is 1. So x is 1. So then it will lead to some problem, is it? 1 minute. So यहाँ से क्या होगा? हाँ. So x1 is equal to 0, ये आ गया. Again यहाँ से क्या आएगा? Delta 2 given t is equal to t. यहाँ से क्या आ जाएगा?
हाँ, सो इसकी वैल्यू और तुम लिखोगे तो अगेन इट विल गिव यू प्रोबेबिलिटी, यहाँ x1 इज इक्वल टू 0 आया था ना, हाँ why x1 is 0 because हाँ 1 into x1 is 0, यार x1 is equal to 1. हाँ यहाँ पे था x1 is 0 ना, because this x is 0, y x is 1, but that will give you answer. So that x1 is equal to 1 given summation xi is equal to t. इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सेम थिंग, ये तो सेम ही आ जाएगा ना आई थिंक, बिकॉज इफ वी कंसीडर दिस, सो क्या होगा? ये थ्योरम एक बार चेक करना, थ्योरम तुमने क्लास में लिखाए थे ना, यही था ना। सो ये अगेन 1/1 t + 1, बट यहाँ से तो आंसर नहीं मैच करेगा ना, बिकॉज यू गॉट द सेम आंसर। सो देन यू टेक द डिफरेंस, सर है ना? सर हाँ वो पिछले वाला स्लाइड में आपने को स्टेटमेंट लिखा था, हाँ वो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, हाँ तो मतलब अगर हम कोई जीटी ढूंढे जिसके लिए वो पी स्क्वायर में दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा। तो ऐसे हम नहीं सोच सकते कि एक्स ज्योमेट्रिक है, जो समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा वो नेगेटिव बाइनोमियल हाँ n, p हो जाएगा। हाँ आगे और ये मतलब वो उसमें होता है ना अप्रोक्सीमेट से पॉइजन में चेंज हो सकता है, वहाँ से लंबा स्क्वायर मिल जाएगा। ये यहीं से तुम चेक कर लो, अगर प्रोबेबिलिटी इफ वी राइट t इज इक्वल टू, मान लो कुछ प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन t इज 2, अगर मान लो मैं बोलूँ t इज 2 तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, या 1 अगर हो तो 1 अलग निकाल के देखो। तो यहाँ से एक तरीका ये भी है, यू फाइंड प्रोबेबिलिटी एट 0, चेक करके देखो क्या आएगा। मैं ये बता कि जैसे नेगेटिव बाइनोमियल वाला है, इसमें पॉइजन r/p में कन्वर्ट मतलब बन जाएगा अप्रोक्सीमेट से, हाँ तो पॉइजन r/p हो गया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x लिख लो, तो r है ना r²/q²/t², और यूएमबी भी शायद होता है ना इनवेरियंस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई तो करे, पर अप्रोक्सीमेशन डिफिकल्ट है। सो अप्रोच यही है, आई थिंक टाइम भी हो गया है। सो कुछ हिंट लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ से अगर आप डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, व्हाट इफ यू टेक डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, सो यू विल हैव 0, राइट? सो मीन्स this way will not lead to the correct answer, so you have to find some other way. This is the one of the way, but यहाँ पे problem है because you are getting the same answer. लेकिन कॉम्प्लीमेंट है ना, ओके। सो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, सो ये एक बार चेक करना पड़ेगा, दिस इज फाइन, है ना? मतलब अगर तुमसे p का पूछता तो आंसर इज लाइक व्हाट इज द UMBU ऑफ p, सो p का आंसर क्या हो गया, सो यहाँ से आ जाएगा ना, p किसका आंसर आया था x1/0 पे, व्हाट इज द p, दिस इज द p ना, सो व्हाट इज द UMBU ऑफ p, सो p का हो जाएगा डेल्टा गिवन t, है ना? सो दिस इज अलोन द UMBU ऑफ t, राइट? ओके,
So but why this is not? So delta 1 is actually delta 2 given t होगा, this quantity will be u m bu of p minus p square, यही ना? Because it is also unbiased estimator. So this is u m bu of p minus p square. This is u m bu of p only. But why are you getting the same answer? हाँ? ओ सो यहाँ से हम तो कुछ कर सकते थे ना. सो यहाँ से तुम कुछ करते तो क्या आता? एक्सपेक्टेशन ऑफ, मतलब वही चीज आती फिर तो डेल्टा 1 माइनस पी स्क्वायर, तो आएगा तो सेम ही चीज. इफ यू ब्रेक हेयर यू विल गेट द सेम थिंग. बट नाउ द क्वेश्चन इज 0 not 1. एक काम करो 0 1 दोनों ले लो, 0 और 1. तो एक ऐसा क्यों नहीं किया हमने, 0 एंड 1 ले लेते तो क्या होता? ओके सो आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हो सकता है. सो वी हैव टू मॉडिफाई अ लिटिल बिट. मान लो अगर मैं 0,1 बोथ कंसीडर करता तो क्या आंसर आता? ऐड करके 2p माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, राइट? हाँ ओके सो आई थिंक अभी तो नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया. सो आई विल ट्राई दिस क्वेश्चन. You can remind me in evening, so मैं try करूँगा and then I will send you answer. Otherwise next class में कल 6 to 7 we can discuss again. ठीक है? तो अभी मैं next batch continue करता हूँ and I will try this question and next class में discuss करते हैं. So मैं भेज दूँगा रात को solve करके, है ना? थोड़ा सा इसमें experiment और करने पड़ेंगे. P के लिए okay है. So answer is for the UMB of P is 1/1 plus T. This is simple answer. 1/1 plus T is the UMB of P एक्चुअली, है ना? सो P के लिए मतलब यहाँ से भी आ जाएगा, सॉरी इससे P के लिए आ जाएगा. बट चेक करना पड़ेगा कहीं मिस्टेक ना किया. दिस इज द अप्रोच यू कैन ट्राई. यू लेमन सेफी या राव ब्लैकवेल या क्रैमर और लोअर बाउंड भी तुम ट्राई, वो मैं ट्राई नहीं किया. यू कैन ट्राई क्रैमर और लोअर बाउंड इफ द अनबायस्ड एस्टिमेटर अटेम्प्ट्स दैट. सो वो भी एक तरीका हो सकता है. ठीक है? सो एनीवे विल ट्राई नेक्स्ट क्लास. ओके सो बाकी जिन लोगों का रह गया तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं. अभी मैं नेक्स्ट बैच कंटिन्यू करता हूँ. एक मिनट. हाँ कौन से क्वेश्चन हाईलाइट किया वो अगले एग्जांपल में अगले दिन ट्राई करेंगे. सो हाँ क्या है इसमें पी एन क्रॉस एन रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो जिन लोगों का क्वेश्चन आज रह गया कल 6 to 7 दोबारा पूछना, कल डिस्कस करते हैं. एन क्रॉस एन नॉन जीरो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो एन को फिक्स कर लो तुम. एन को मान लो 3 रख लो या 2 रख लो, उसके लिए ऑप्शन डिस्कार्ड कर लो. ठीक है ना? बाकी सब हो गया. वो सी वाला पार्ट में पता वो फंस रहा है क्योंकि वो जनरल रिजल्ट भी है, उससे इवन या ऑड के लिए नहीं है. क्यों? हाँ तो अगर ट्रू आ रहा है तो ट्रू हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो कुछ एग्जांपल मिल जाएगा, नहीं तो ट्रू ऐसे प्रूव हो जाएगा. तो तुम ट्रांसपोज लेकर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर लेते उसको? अच्छा सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? 0 या प्योरली इमेजिनरी. तो यहाँ पे 1 हो जाएगा या 1 माइनस, है ना, दैट प्योरली इमेजिनरी. सो सी पार्ट में तुम्हें मतलब दिक्कत है. Q इंटू क्यू ट्रांसपोज इंटू क्यू. ठीक है थोड़ा और ट्राई करो, कल डिस्कस करते हैं. तो कल 6 to 7 में जिनका डाउट्स रह गया वो डिस्कस करते हैं. अभी मैं आगे करता हूँ. हाँ